Okay, so we are now going to start a new chapter, chapter number 3, प्लांट किंगडम, राइट। और इसको हम लोग जो आर.एच. विटेकर साहब ने क्लासिफिकेशन दी थी, कौन कौन सी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसमें से हमारे पास जो प्लांट किंगडम है इसको हम लोग काफ़ी डिटेल में करने जा रहे हैं। और यहाँ पर आप लोगों को कैसे प्लांट इवॉल्व हुए, कहाँ से शुरू हुई थी कहानी और कहाँ तक पहुँची है, इन सब के बारे में आपको जानना है, राइट। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और डिटेल में आपको प्लांट के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और ये है कि जो आप डेली पढ़ते हैं उसको डेली घर पे जाकर भी एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, राइट। देखिए, सबसे पहले अगर मैं प्लांट किंगडम की बात करता हूँ बेटा, तो बेस्ड किस बेस में इसको डिवाइड कर सकता हूँ, ये चीज़ आपसे पूछी जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं प्लांट किंगडम में सीधा आ जाता हूँ तो मेरे पास दो तरीके के प्लांट्स जो हमारे पास देखे जाएंगे, वो आएंगे क्रिप्टोगैम्स और एक आएंगे फेनेरोगैम्स। कौन कौन से आएंगे, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स कौन से होते हैं बेटा, क्रिप्टोगैम्स वो स्पीशीज होती हैं हमारे पास जो आप लोगों के सीड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो क्रिप्टोगैम्स डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, यानी कि इसके अंदर जो हमारे पास कैटेगरी आएंगी वो कौन कौन सी आएंगी बेटा, एक तो आएगी एल्गी की, एक आएगी ब्रायोफाइट्स की और एक आएगी आपके पास टेरिडोफाइट्स की। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरे जो प्लांट्स आएंगे वो किस में आएंगे, फेनेरोगैम्स। किस कैटेगरी में आएंगे बेटा, फेनेरोगैम्स। तो जो हमारे पास फेनेरोगैम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सीड प्रोड्यूसिंग। ये जनरली स्पोर प्रोड्यूसिंग भी कह सकते हो। क्रिप्टोगैम्स जनरली स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं और ये किसके थ्रू करेंगे, हमारे पास सीड प्रोड्यूसिंग। अब ये सीड जो हमारे पास आएंगे फेनेरोगैम्स में बेटा, अब ये सीड भी दो तरीके के होते हैं, एक तो हिडन होते हैं और वेल प्रोटेक्टेड रहते हैं, और एक होते हैं नेकेड होते हैं। ऐसी स्पीशीज जिनमें आपको सीड नेकेड मिलेंगी वो हमारे पास आते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, और ऐसी जिनकी वेल प्रोटेक्टेड और एनक्लोज सीड रहती हैं वो आपको मिलेंगी विद इन द फ्रूट एंजियोस्पर्म्स में। और बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ कॉटिलेडन, फिर ये भी हमारे पास फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। अगर सीड में सिंगल कॉटिलेडन है तो वो हमारे पास मोनोकॉट हो जाएगा, और अगर दो कॉटिलेडन है तो हमारे पास डाइकॉट हो जाएगा। हम लोग मॉर्फोलॉजी में बहुत डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास प्लांट के जो हमने डिस्कशन किया, क्रिप्टोगैम्स जो स्पोर्स से अपने आप को रिप्रोड्यूस कराएंगे और फेनेरोगैम्स जो अपने आप को किससे रिप्रोड्यूस कराएंगे, सीड से रिप्रोड्यूस कराएंगे। लेकिन बेटा हमारे पास ये आज की क्लासिफिकेशन है जो हमारे पास क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स की मदद से आई है, लेकिन जो हम लोगों को स्टार्टिंग से लेकर चले थे और कैसे कैसे चले थे उसको अगर हम लोग लेके जाएंगे तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था, ये हम लोगों ने चैप्टर 1 में भी देखा था, वो हमारे पास कौन सा आया था बेटा, सिंपल आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपका सबसे प्रिमिटिव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, और ये किसने दिया था बेटा, आप लोगों को याद है, लिनेस साहब ने हमारे पास दिया था, राइट। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पुराना माना जाता है, और इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सिर्फ जो चीजें बाहर से दिख रही थी वही चीजें आप लोगों की कैरेक्टरिस्टिक में ले ली गई थी। प्लस इन्होंने कोई बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन लिया नहीं था, मतलब कि इन्होंने कहा वेजिटेटिव कैरेक्टर हो या तुम्हारे पास रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर हो, दोनों को एक ही तरीके से देख रहे थे, कोई अंतर ज़्यादा मान नहीं रहे थे। और ये बात तो गलत है। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर आप वेजिटेटिव कैरेक्टर को देखते हैं तो बेटा वो तो सीजन के हिसाब से चेंज हो जाता है, राइट, लेकिन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर चेंज नहीं होता। और आप इन दोनों को सेम पैमाने पर देख रहे हो तो ये तो चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो आर्टिफिशियल सिस्टम की सबसे बड़ी लिमिटेशन यही थी कि आपके पास इसने वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव को सेम ही स्केल पर रखा, जो कि सीजन से फ्लक्चुएट हो जाते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे जैसे एडवांस होते गए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद हमारे पास आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आप लोगों के पास दिया था बेंथम और हुकर ने। किसने दिया था बेटा, बेंथम और हुकर साहब ने। इन्होंने जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है उनको अलग रखा और जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है उनको अलग रखा, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी जो आप लोग पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर देखिए, नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स, मतलब बेंथम और हुकर साहब ने सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को ही नहीं इंटरनल फीचर्स को भी क्लासिफिकेशन में रखा था। लेकिन इनकी लिमिटेशंस ये थी कि इन्होंने कुछ जो क्लोजली रिसेंबल स्पीशीज थी उनको दूसरे ग्रुप में रख दिया था।
तो इसकी दिक्कत क्या थी, एक्चुअली वो बस सिंपल इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे और इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ के जो जो स्ट्रक्चर हमें सेम दिख रहे थे उन्होंने एक ही ग्रुप में डाल दिया था। तो कुछ सेम या क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो थी उनको उन्होंने अलग अलग कर दिया था, ये इसकी लिमिटेशन थी। इसके बाद जो हमारे पास क्लासिफिकेशन आता है जो आज भी चल रहा है वो हमारे पास कौन सा आता है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। कौन सा आता है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक भी इंटरनल चीज नहीं देखी आर्टिफिशियल में कोई इंटरनल नहीं थी बेटा, आर्टिफिशियल में सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स ऑब्जर्व करे गए थे, तभी तो मैंने आपको बताया उसमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव सबको एक साथ कर लिया था। उस टाइम उन्हें ये नहीं पता था कि इंटरनल नहीं, उन्हें इतनी सारी चीजों के बारे में आइडिया था कि इंटरनल भी चीजें अफेक्ट करती हैं, इसीलिए उसको हमने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोला है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आउटर कैरेक्टर्स को देख के पता करा गया था। लिनेस, कार्लस लिनेस, ठीक है। अब हमारे पास जो फाइलोजेनेटिक है बेटा, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशन, यानी कि आप लोगों के पास फाइलोजेनेटिक में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम लोग ट्रेस करते हुए चलते हैं। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब किस तरीके से कौन सा ऑर्गेनिज्म आपके पास आया है, वो एक इवोल्यूशन के साथ साथ आपके पास ग्रुप वाइज रखा जाता है। प्लस फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक में आप लोगों के पास ये एडवांटेज भी रहता है कि अगर आपके पास कोई एक स्पीशीज अगर एक ही ग्रुप में रखा गया है, इसका मतलब उनके एंसेस्टर सेम रहे होंगे या उनके कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे। तो ये एडवांटेज था आपका किसका, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। अब इसके अलावा जो आज के डेट में हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं एक तो न्यूमेरिक्स, या आप देखेंगे एक बार न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, इसको फेनेटिक्स ही बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, फेनेटिक्स। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेनेटिक्स, या न्यूमो टेक्सोनॉमी भी कई जगह पर यूज कर लेते हैं आप लोग, फेनेटिक्स या न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी रखिए। देखिए बेटा, इसमें एक्चुअल में हम लोग कंप्यूटर्स की मदद लेते हैं। कंप्यूटर की मदद लेकर हम लोग जो अलग अलग कैरेक्टर हैं सबको स्टडी करते हैं, और उसके बाद अगर किसी में है तो उसको प्लस साइन दे देते हैं, और अगर नहीं है तो माइनस साइन दे देते हैं, या फिर इधर 1 और 0 के हिसाब से कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर की मदद से बहुत सारे कैरेक्टर को इस्तेमाल किया जाता है, और उनके बेस पर हम लोग सिमिलर चीजें देखते हैं और डिफरेंसेस देखते हैं, और उस बेस पे हम लोग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं। ये एक एडवांस फॉर्म है, और इसमें हमारे पास एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर पढ़े जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आपका फेनेटिक्स या न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के बाद आपके पास आता है साइटोटेक्सोनॉमी बेटा। साइटोटेक्सोनॉमी की अगर हम लोग बात करते हैं तो साइटोटेक्सोनॉमी हमारे पास एक ऐसी टेक्सोनॉमी है जिसमें आप सेल, मेजरली क्रोमोसोम और उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हुए आप ग्रुप बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं साइटोटेक्सोनॉमी। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी में आप लोगों के पास कुछ केमिकल्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताए थे, रेफाइड्स वगैरह भी होते हैं जो कि कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम सल्फेट, इन सब के बने होते हैं। ये सारी चीजें हमारे पास किन केमिकल्स से क्या बना है, इनकी स्टडी को रखते हुए भी हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो कीमोटेक्सोनॉमी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, जो केमिकल्स प्लांट्स द्वारा सीक्रेट करे जाते हैं उनको हम लोग किसमें रखते हैं, कीमोटेक्सोनॉमी में। तो ये सारे टेक्सोनॉमिस्ट मेथड यूज करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, और यही सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं कौन सी टेक्सोनॉमी में किस चीज का इस्तेमाल आता है। जैसे अभी ऐसा है तो आगे जाके इवोल्यूशन होगा, हाँ वो चेंज हो जाएगी, फिर उनका मेथड चेंज हो जाएगा बिल्कुल। अब एक्चुअल में हम लोग रखते इसी बेस पर हैं कि इवोल्यूशन के साथ जैसे जैसे हो रहा है, ये एक बात बिल्कुल फिक्स है कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है ये कैरेक्टर आगे भी ऐसे ही रहेंगे, ये बात सच नहीं है, वो चेंज होते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे पास इवोल्यूशन हो जाएगा और कैरेक्टर्स बढ़ जाएंगे, या तो हम लोग और कैरेक्टर के अंदर रख देंगे कहीं ना कहीं से मैच करके, और बिल्कुल अगर अलग से आ रहा है तो हम लोग उसको अलग कैरेक्टर में करके अलग टेबल के साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है। आगे चल सकते हैं। आगे हमारे पास बेटा सबसे पहले जो प्लांट किंगडम में आप लोग पढ़ेंगे वो हमारे पास आएगा एल्गी। क्या आएगा बेटा, एल्गी। अगर मैं एल्गी की बात करता हूं तो एल्गी में भी हमारे पास 3 टाइप की एल्गी आती हैं। एल्गी हम लोगों को 3 टाइप्स की पढ़नी है। एक हमारे पास आती है ग्रीन एल्गी,
दूसरी हमारे पास आती है रेड एल्गी और तीसरी हमारे पास आती है ब्राउन। इन 3 एल्गी को हम लोग डिटेल में करेंगे और आज मेजरली हम लोग ग्रीन एल्गी पर अपना टॉपिक फोकस रखने वाले हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा ग्रीन एल्गी के लिए। देखो बेटा, एल्गी की ये जो हमारे पास फॉर्म्स हैं कि आप लोगों को रेड, ग्रीन, ब्राउन, ये सब किसके बेस पे दी गई हैं? जो जनरली हमें ऑब्जर्वेबल कलर होता है उसके बेस पर हमने देखी गई थी। एक्चुअल में इनका जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसकी मदद से हम लोग इनको सेटिस्फाइंग तरीके से अलग अलग पोर्शन में रखते हैं। जैसे कि ग्रीन एल्गी का जो हमारे पास ग्रीन कलर होता है वो इसलिए होता है क्योंकि बेटा इनके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। हालांकि इनके पास कुछ अमाउंट में कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल भी पाए जाते हैं, लेकिन इनका सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन में काम है। ग्रीन कलर को प्रोवाइड करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हैं वो आपके पास सिंपली क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इन एल्गी के इम्पोर्टेंस की जो हमारे पास हैं, वो ये है कि जो आपके पास मेजरली ये ग्रीन एल्गी और बाकी सारे एल्गी भी मिलकर हाफ से भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो इस पूरे बायोस्फीयर का होता है वो कौन कराते हैं? हमारे पास एल्गी ही कराते हैं। इसके अलावा जो आप लोगों की एल्गी हैं इनको कई जगह पर बेटा खाने की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। और भी बाकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जब हम लोग करेंगे डिटेल में, लास्ट 3 एल्गी पढ़ लेंगे तब मैं आपको इन सब के बारे में लिखवा दूंगा। ठीक है, अभी फटाफट से ग्रीन एल्गी पे अपना फोकस रखते हैं। देखिए बेटा, ग्रीन एल्गी को हम लोग क्लोरोफाइसी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? क्लोरोफाइसी। एक्चुअल में जो हमारे पास ग्रीन एल्गी है ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस करती है, कैसे करती है, क्या क्या तरीके होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को जाननी है। मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ टर्म्स बताऊंगा जो सारे के सारे एल्गी में कॉमन आएगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन से अवेयर करा देता हूँ। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन अगर हम लोग एल्गी में देखते हैं तो जनरली यहाँ पर तीनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, यानी कि दीज एल्गी कैन रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके अलावा ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सिर्फ क्लोरोफाइसिस नहीं सर, जनरली ये हम लोग देखेंगे कैसे कैसे करते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को जानना है कि वेजिटेटिव मेथड कौन सा होता है, एसेक्सुअल मेथड कौन सा होता है और सेक्सुअल मेथड कौन सा होता है। तो जहाँ पर आप लोगों के पास दे रखा है कि एल्गी क्लोरोफाइसी एल्गी दे रखा है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे एक दूसरे तीसरे पैराग्राफ में लाइन दे रखी है, द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव मेथड बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में आप लोगों को पता होगा वो टूट जाता है, उसके बाद एक फ्रेगमेंट बनता है, उससे पूरी बॉडी को नया राइज मिल जाता है। आगे जो आप लोगों को कंफ्यूजन आएगी बेटा, वो कंफ्यूजन आती है मेजरली एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि यहाँ पर थोड़े बहुत टर्म्स आपस में कॉन्ट्रास्टिंग भी रहते हैं लेकिन फिर भी कंफ्यूजिंग रहते हैं। देखिए, जो हमारे पास एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो हमारे पास आता है विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि जो हमारे पास एल्गी है वो स्पोर फॉर्मेशन करके अपने आप को प्रोजेनी को बढ़ाती हैं। अब ये स्पोर फॉर्मेशन जो हमारे पास आते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ स्पोर विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल मोड इज कॉल्ड ज़ूस्पोर। उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ज़ूस्पोर। तो ज़ूस्पोर क्या है? द एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द एल्गी आर कॉल्ड ज़ूस्पोर्स, यानी कि ज़ूस्पोर्स हमारे पास कैसे होते हैं? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आते हैं। ज़ूस्पोर हमारे पास जनरली मोटाइल होते हैं। अब
हमारे पास बेस्ड ऑन अलग अलग इवेंट्स, अलग अलग तरीके, इनको क्लासिफाई करा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो आप लोगों के स्पोर्स हैं, अगर वो बिल्कुल सेम साइज के हैं, ठीक है, और मोटाइल भी हैं, सेम साइज के हैं और मोटाइल भी हैं, तो ऐसे स्पोर्स को हम लोग कहते हैं आइसोगेमस, आइसोगेमस स्पोर्स। और जब ये फ्यूज करेंगे उसे हम लोग क्या कह देंगे, आइसोगेमी, राइट। तो ये वाले सेम साइज की जो मोटाइल होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोगेमस। मोटाइल भी होंगे और सेम साइज के होंगे। दूसरे क्या होते हैं हमारे पास बेटा, आपके पास सेम साइज के बट नॉन मोटाइल, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, नॉन मोटाइल होंगे वो भी हमारे पास आइसोगेमस में आएंगे। लेकिन अगर हमारे पास साइज ही सेम नहीं हुआ तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन आइसोगेमस। कौन से आते हैं, जैसे हमारे पास साइज डिफरेंट होता है, जो डिफरेंट साइज के स्पोर्स हमारे पास आते हैं, दे आर द एन आइसोगेमस, ठीक है। अब एक और होता है बेटा, उसमें हमारे पास क्या होता है, साइज सेम नहीं होता लेकिन वहां पे कुछ कैरेक्टर थोड़े से अलग हो जाते हैं। क्या, देखो लगेगा कि आपको वो एनाइसोगेमस है, बट वहां पे एक दिक्कत है। वहां पे क्या है कि आपके पास मान के चलिए मेल छोटू सा है और फीमेल गैमेट हमारे पास काफी बड़ा है। इसमें क्या होगा कि मेल मोटाइल होगा और फीमेल हमारे पास स्टैटिक होगा। तो ऐसा हमारे पास जहां पर मेल मोटाइल होगा और आपके पास जो आपकी फीमेल है वो स्टैटिक होगी, यानी कि मूव नहीं करेगी, इस तरीके के जो हमारे पास गैमेट्स आएंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, oogamous। स्पोर्स जो आएंगे सॉरी हमारे पास वो क्या बोलेंगे, oogamous। और जब ये फ्यूज जाएंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, oogamous। तो हमारे पास यहाँ पर तीन चीजें देखने को मिलती हैं, एक है आपके पास आइसोगेमी, एक है एनाइसोगेमी और एक है oogamous। एनसीईआरटी की लाइन को समझते हैं, asexual reproduction is by the production of different types of spores, most common being zoospores. They are flagellated and on germination give rise to the new plant। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारे पास जो zoospore है बेटा, कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है हमारे पास, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। और उसके बाद हमारे पास क्या आए थे, जब हमारे पास सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आए थे, बट इसमें हमारे पास कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप के आते हैं। और ये 3 टाइप आप लोगों के सामने हैं। अगर हमारे पास सेम साइज और मोटाइल हुए तो आइसोगेमस। तो एनसीईआरटी की लाइन पढ़िए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स। These gametes can be flagellated and similar in size, यानी कि फ्लैजिलेटेड भी होते हैं और सेम साइज के होते हैं। फ्लैजिलेटेड तो मोटाइल, जहाँ पे फ्लैजिलेटेड आएगा बेटा वर्ड, वो हमारे पास किससे काम कर रहे हैं, मोटाइल से काम कर रहे हैं। तो ये यूलोथ्रिक्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है नॉन फ्लैजिलेटेड, मैंने क्या बोला था बेटा, नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज, ये भी हमारे पास आइसोगेमस होंगे बेटा। यानी कि एक तो सेम साइज और मोटाइल, सेम साइज और नॉन मोटाइल। साइज अगर सेम है तो आइसो वर्ड यूज करेंगे। तो आइसोगेमस हमारे पास कौन से होंगे, जो सेम साइज के हैं। पर ये 2 तरीके के हो सकते हैं, एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल। सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों को नीट के एग्जाम्स के लिए, यहाँ पे इनके एग्जाम्पल्स, जहां पर आप लोगों के सेम साइज और मोटाइल आएगा वो हमारे पास आ जाता है यूलोथ्रिक्स, और दूसरा हमारे पास आ जाता है नॉन मोटाइल वाला स्पायरोगायरा। एनसीईआरटी में दे रखा है, यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, जो कि अनसिमिलर इन साइज हैं, डिसिमिलर इन साइज हैं। वो आपको एग्जांपल दे रखा है यूडोरिना, वो हमारे पास किस में है, एन आइसोगेमी है। और लास्ट जो आपके पास दे रखा है फ्यूजन बिटवीन 1 लार्ज एंड 1 स्मॉल इज कॉल्ड oogammy, जो कि आप लोगों के पास किस में दे रखा है बेटा, एग्जांपल आपका वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में, ठीक है। पॉलीसिफोनिया भी हमारे पास oogammy ही दिखा देता है कई बार। यहाँ पर आप लोगों के एनसीईआरटी इतना ही कहती है एल्गी के बारे में, और फिर आगे एल्गी का यूज बताती है। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो किसको पढ़ेंगे, हम लोग ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है बेटा, मैं इसको तीनों को जब मैं खत्म करा दूंगा तो तीनों की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैं आपको एक साथ करा दूंगा। फटाफट से करते हैं ग्रीन एल्गी के बारे में। जो आपके पास अगला पैरा है मैंने उसको स्किप करके रखा है। ग्रीन एल्गी के बारे में हम लोग कितना जानते हैं, ये चीज समझ में आ गई, ये कॉमन है, सबके लिए कॉमन है। तो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमारे पास फ्रेगमेंटेशन से हो रहा था। सेक्सुअल में हमारे पास किस में जा रहा है, 3 टाइप के हो रहे हैं। और एसेक्सुअल में हमारे पास सिंपली ज़ूस्पोर्स बन रहे हैं। अब इन सब को हम लोग देखेंगे कि ये होते कैसे कैसे, आइए समझते हैं। देखिए क्लोरोफाइसी में बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मेजरली 3 स्पीशीज से पूछे जाते हैं।
एक यूलोथ्रिक्स, एक आपका क्लैमाइडोमोनास और एक स्पाइरोगायरा। इन तीन को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे कि इनके अंदर हमारे पास कहानी कैसे कैसे प्रेजेंट होती है। अब हमारे पास जो अगला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है सबसे पहला, वो हमारे पास बेटा किसका आएगा? क्लैमाइडोमोनास। अब बेटा एक्चुअल में क्लैमाइडोमोनास की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुविधा आप लोगों के सामने आएगी। क्लैमाइडोमोनास कई बार आप लोगों को ब्लू ग्रीन एल्गी के उसमें भी रखने को मिल जाता है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा इसके अंदर जब से क्लोरोफिल पाया गया है हमने इसको खींचकर सीधा एल्गी में रख दिया है। अब वो जितनी भी हमारे पास कंफ्यूजन थी कि हम लोग इसको प्रोटिस्टा में रखें या एल्गी में रखें, सारी खत्म हो चुकी हैं। इसके अंदर क्लोरोफिल मिलने के बाद हम लोगों को पक्का यकीन हो गया था कि भैया ये प्लांट किंगडम का ही है और इसको हम लोगों ने लाकर प्लांट किंगडम के अंदर रख दिया था, राइट। अब देखो होता कैसा है। क्लैमाइडोमोनास का हमारे पास कुछ इस तरीके से डायग्राम होता है और यहाँ पर ऊपर में आप लोगों को इस तरीके से दो डॉट दिखेंगे। अब ये जो डॉट हैं इनसे आप लोगों को इस क्लैमाइडोमोनास के दो इक्वल फ्लैजेला, फ्लैजेला कैसे होते हैं हमारे पास? ये इक्वल, इसको एक्रोनिमेटिक भी बोलते हैं। जो हमारे पास इक्वल फ्लैजेला होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोनिमेटिक। इस फ्लैजेला के अलावा आप लोगों को यहाँ पर एक इस तरीके का, जिसको हम लोग बोल देते हैं कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट मिलता है। जब ये मिला था तब हमारी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई थी कि इसके अंदर हम लोग इसको किस में रखें, ठीक है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को एक चीज पता रहनी चाहिए कि हमारे पास पायरिनॉइड क्या होता है। देखिए बेटा, जो हमारे पास एल्गी के अंदर क्लोरोफिल होता है उसमें हमारे पास कुछ पायरिनॉइड्स बॉडी होती है। पायरिनॉइड बॉडी में हमारे पास सेंटर का कोर प्रोटीन का बना होता है और यहाँ पर आप लोगों के पास बाहर स्टार्च रहता है। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी लिखती है दे कंटेन पायरिनॉइड्स विच हैव प्रोटीन, यानी कि जो सेंटर का कोड है वो प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। ये बात याद रहे, स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी होता है। स्टार्च बिसाइड प्रोटीन नहीं होता, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ये वर्ड आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर इसका न्यूक्लियस होता है और इसमें जो पायरिनॉइड बॉडी होती है वो जनरली हमारे पास एक ही पायरिनॉइड बॉडी देखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक न्यूरोमोटर मैकेनिज्म भी देखा गया है जिसकी मदद से वो अपने फ्लैजिला को इधर उधर हिलाता रहता है और आसपास के सराउंडिंग इंफॉर्मेशन के बारे में भी जानकारी लेता रहता है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखने का होता है। तो ये आप लोगों के पास क्लैमाइडोमोनास के बारे में जानकारी रहती है। इससे ज़्यादा आप लोगों के नीट में जनरली पूछते नहीं हैं, लेकिन इससे अभी भी हमें कुछ दिक्कतें हैं। आप लोगों से पूछा जाएगा कि क्लैमाइडोमोनास हमारे पास किस तरीके का रिप्रोडक्शन शो करता है। तो बेटा क्लैमाइडोमोनास आप लोगों का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। अब हमें यही चीज समझनी है कि क्लैमाइडोमोनास किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और किस तरीके से हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लैमाइडोमोनास। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो होता क्या है बेटा कि क्लैमाइडोमोनास अपने जो फ्लैजिला है इनको जैसे देखता है कि अब मेरा जो समय है वो रिप्रोड्यूस करने का है, ये क्या करता है, इन फ्लैजिला को अंदर खींच लेता है और फ्लैजिला को अंदर खींचने के बाद ये अपने ऊपर एक शीट बना लेता है। अब इसके अंदर आपका ये जो क्लैमाइडोमोनास है ये माइटोटिक डिवीजन करता है और मैं आपको बता चुका हूँ माइटोटिक डिवीजन इक्वेशनल डिवीजन होता है और मियोटिक डिवीजन रिडक्शनल डिवीजन होता है।
क्लेमाइडोमोनास माइटोटिकली डिवाइड करके अपनी संख्या को बढ़ा देता है और अपनी संख्या को अंदर ही अंदर इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 2 हुए तो 4 बनाएंगे, 4 हुए तो 8 बनाएंगे, माइटोटिक डिवीजन करता रहेगा और इस तरीके से ये अपनी संख्या को बढ़ा देगा। यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीजें पता रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि ये सेल जैसे ही भर गया तुरंत फूट गया। एक्चुअल में ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपके बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है। बाहर का एनवायरनमेंट अगर फेवरेबल है तब तो ये आराम से खुल जाएंगे और इसके ऐसे छोटे छोटे ज़ूस्पोर्स डेवलप होके सीधा का सीधा क्लेमाइडोमोनास में डेवलप हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये हमारे पास जो मेन बॉडी है ये क्या है, एन, यानी कि हैप्लॉइड है। मेन बॉडी क्या है हमारे पास, हैप्लॉइड है। और इसके अंदर भी हमारे पास कोई फ्यूजन वगैरह तो हुआ नहीं, तो यहाँ पर भी क्या होता है हमारे पास एन ही रहता है। तो एन से वापस ये एन बन जाते हैं। तो मेजरली इनमें जो पाई जाती है ऐसे में, इसे कहते हैं हम लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें सिर्फ हैप्लॉन्टिक ही पाया जाता। जब हम लोग आगे देखेंगे कि इनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वहाँ पर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी आएगी, पर हम वो देखेंगे कि कितने टाइम के लिए, राइट। अब यहाँ पर देखिए, मैंने बोला कि जैसे ये इसके अंदर जाएगा ज़रूरी नहीं है कि ये खुल जाए। क्यों? एक्चुअल में जो मैंने आपको कंडीशन बताई वो तब की है ना जब ये फेवरेबल हो। कंडीशन हर बार फेवरेबल थोड़ी होती है, अनफेवरेबल ही होती है। अनफेवरेबल में आप लोगों के पास दो तरीके की फॉर्मेशन यहाँ पर देखी गई। ऐसा देखा गया कि जो इसकी सेल वॉल है, अगर इसके ऊपर थिन वॉल की कवरिंग आ जाए, यानी कि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक मतलब दिक्कत पैदा कर रहा है, तो इसके ऊपर एक थिन वॉल की कवरिंग आ जाएगी। ऐसे थिन वॉल की कवरिंग वाले जो अंदर तो स्पोर्स ही हैं अब इसके पास ये सारे, और है तो ये सारे ज़ूस्पोर्स ही ना। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, ज़ूस्पोर्स से हमारे पास काम चल रहे हैं, सारे ज़ूस्पोर्स ही तो है हमारे पास। अब जब इन ज़ूस्पोर के ऊपर की जो कवरिंग है ये थिन वॉल की हो जाती है, तो ऐसे स्पोर्स को बेटा हम लोग बोलते हैं एप्लेनोस्पोर्स। तो इट इज अ टाइप ऑफ स्पोर्स दैट इज फाउंड इन केस ऑफ क्लेमाइडोमोनास ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। इसकी मेन पहचान क्या है, थिन वॉल। दूसरे हमारे पास आपके आते हैं कि अगर ये जो हमारे पास ऊपर की कवरिंग है, कितने भी हो सकते हैं, मैं वैसे काउंट करके नहीं बना रहा, ये जो बॉल है ये हमारे पास थिक हो जाए। कैसी हो जाए, थिक। और उसको हम लोग बोल देंगे फिर हिप्नोस्पोर्स। क्या बोलेंगे बेटा, हिप्नोस्पोर्स। तो जो ज़ूस्पोर्स हैं वो हमारे पास एप्लेनो और हिप्नोस्पोर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। कई बार ऐसा होता है कि ड्यू टू पेरिनेशन, मतलब पेरिनेशन स्टेज में रहता है। पेरिनेशन मतलब जब तक बाहर, देखो ये वर्ड अगर आपको दिख जाए पेरिनेशन, तो आप समझिएगा बाहर की कंडीशन फेवरेबल नहीं है और वो अंदर ही रहना चाहते हैं। एक्चुअल में इसके केस में भी आप लोगों के पास बाहर थिक कवरिंग बनती है। फिर इसमें और इसमें अंतर क्या हो गया बेटा, एक तो ये जब वर्ड पेरिनेशन मिलेगा उसको आपको ध्यान रखना है, इसको हम कहते हैं एकाइनीट फॉर्मेशन या एकाइनीट स्टेज। इस स्टेज में कब जाते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में जाएंगे। लेकिन इनकी पहचान कैसे होती है, जो इनकी कोटिंग होती है इसके बेस पे। अगर कोटिंग हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर टाइप में ही है तो वो हिप्नोस्पोर्स होते हैं। और दूसरा, अगर कोटिंग हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये आपको दिख रहा है अलग अलग पैचेस में है या कोई एक कैरेक्टरिस्टिक शेप दे रहा है, तो वो हमारे पास किस में जाती है, एकाइनीट फॉर्मेशन में। दूसरी पहचान रहती है इनके कलर से। ये जनरली कलरलेस या ऑफ वाइट येलोइश कलर में पाए जाते हैं। और अगर इनका कलर देखा जाए तो यहाँ पर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये लाल रंग के पाए जाते हैं। तो जो लाल रंग के होंगे वो हमारे पास कौन से होंगे, एकाइनीट होंगे। कंडीशन ये भी वही है, जब अनफेवरेबल रहेंगे तो हमारे पास ऐसे केस आएंगे। और ये बनते हैं टेट्रास्पोर्स वगैरह, वो भी सब इसी के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास पूछा जाता है कि क्लेमाइडोमोनास के अंदर कहानी क्या होती है। तो ये तो सिंपली वही वाली कहानी हो गई जिसमें हमारे पास एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि हमारे पास
इतना नोट कर लीजिए, फिर सेक्सुअल मोड पे चलते हैं। अब बेटा सेक्सुअल लाइफ साइकिल की तरफ बढ़ते हैं इसका, कि हमारे पास क्लैमाइडोमोनास में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो आइए समझ लेते हैं। देखो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, वहाँ तक तो सेम ही है कि माइटोटिक मतलब जो हमारे पास माइटोटिक अब हमारे पास डिवाइड करेंगे, यानी कि जो हमारे पास ये छोटे छोटे ज़ूस्पोर्स बन गए थे, ये तो हमारे पास अब भी बनेंगे। लेकिन अब हमें क्या करना है कि आप लोगों को सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाना है। अब ये जो दो हमारे पास ज़ूस्पोर आए हैं, ये आपस में फ्यूज करेंगे। और फ्यूज किस तरीके से करते हैं, ये कुछ इस तरीके से, ये ऐसे आएगा और सिमिलरली ऐसे ही इधर से इसका भी आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। जब ये दोनों आपस में अपना मटेरियल एक्सचेंज करते हैं बेटा, तो रिप्रोडक्शन के बाद की कहानी कुछ इस तरीके से हो जाती है कि ये बाइफ्लैजिलेट की जगह क्वाड्रीफ्लैजिलेट बन जाता है। 4 फ्लैजिला आ जाता है। क्या आ जाता है हमारे पास, क्वाड्रीफ्लैजिलेट। जब ये क्वाड्रीफ्लैजिलेट बन जाते हैं बेटा, तो अब क्या होता है कि ये फिर से अरेस्ट हो जाते हैं। अरेस्ट इस स्टेज में हो जाते हैं और इसके अंदर हमारे पास करेंगे बेसिकली काफी सारे क्वाड्रीफ्लैजिलेट रहेंगे। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आपके पास, ये क्वाड्रीफ्लैजिलेट जब इसके अंदर, देखो यहाँ से वो कहें तो बिल्कुल सेम थी कि माइटोटिकली यहाँ से डिवाइड किए, माइटोटिक डिवाइड करने से ज़ूस्पोर्स बने। ज़ूस्पोर्स के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन होने के बाद ये क्वाड्रीफ्लैजिलेट बना। क्वाड्रीफ्लैजिलेट के बाद जब यहाँ पर बेसिकली ये जाइगोट भी कह सकते हो आप, यहाँ पर हमारे पास ये 2 मिक्स हो गए हैं, तो ये आपके पास जाइगोट बन चुका है। और ये जाइगोट जब बन गया है तो इसके ऊपर आपके पास एक कवरिंग आ जाती है, इसको हम लोग बोल सकते हैं अब जाइगोस्पोर। याद रखना, जाइगोस्पोर के अंदर सेक्सुअल कंडीशन थी, लेकिन ज़ूस्पोर के अंदर एसेक्सुअल कंडीशन थी। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जाइगो वर्ड आ तो गया, जाइगोट मतलब फ्यूजन से ही आएगा, ठीक है। अब ये जो जाइगोस्पोर है, ये यहाँ पर मियोटिक डिवीजन होगी। खुलने से पहले क्या होगी, इट विल अंडरगो मियोटिक डिवीजन। और जब ये मियोटिक डिवीजन होगी, तब ये जो क्वाड्रीफ्लैजिलेट वाले हैं, ये दोबारा से बाइफ्लैजिलेट कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे 2n में थे स्टेज में, तो जब यहाँ पर मियोटिक डिवीजन होगी, ठीक है, तो मियोजाइगोस्पोर बनेंगे। वो क्या बनेंगे यहाँ पर, अब वो मियोजाइगोस्पोर, और ये वापस से 2 में आ जाएंगे। तो इसको मैं क्या लिख दूं, एक्सक्यूज मी, सॉरी, मियोजाइगोस्पोर बनेंगे। अब मियोजाइगोस्पोर हमारे पास बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से हट जाएंगे, और ये धीरे धीरे हमारे पास क्या हो जाएंगे, इस तरीके से छोटे से बाहर निकल जाएंगे। तो कहते हैं मियोटिक जाइगोस्पोर्स, मियोटिक जाइगोस्पोर्स। और ये फिर फर्दर डेवलप होकर आपके पास किसमें बन जाएंगे, पूरे बड़े वाले आएगा। फिर इसका वही माइटोटिक डिवीजन और वो सारी कहानी दोबारा चलती जाएगी। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करता हूँ इस पूरे साइकिल की, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से हमारे पास मियोसिस हो गई n, ये वाला पोर्शन हमारे पास 2n वाली कंडीशन में था। बाकी सारी चीजें हमारे पास ये n मियोटिक में जाने के बेटा n कंडीशन में आ जाएगी। ये n, ये n, ये n स्टेज, ये n स्टेज। तो मेजर स्टेज हमारे पास कैसी है, n n n n की है, और माइनर स्टेज हमारे पास 2n की है। हाँ, जाइगोस्पोर हमारे पास 2n आता है बस। तो इसीलिए हमारे पास इस तरीके की लाइफ साइकिल को हम लोग बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इस तरीके से आप लोगों के पास क्लैमाइडोमोनास के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा गया है। अब यहाँ पर बिल्कुल सेम इसी तरीके का आपका एक एग्जाम्पल आता है यूलोथ्रिक्स का। किसका आता है बेटा, यूलोथ्रिक्स का। यूलोथ्रिक्स का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है कि उसका जो बेस होता है, ये रॉक्स या किसी भी तरह से समुद्र के नीचे रहता है, उससे अटैच रहने के लिए सबस्ट्रेटम बोल देते हैं यहाँ पे। सबस्ट्रेटम से अटैच रहने के लिए उसके पास बेटा एक होल्ड फास्ट होता है। क्या होता है, होल्ड फास्ट होता है। और उसके बाद उसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होते जाते हैं, और लास्ट वाला एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है। ये आपके पास क्या है, यूलोथ्रिक्स का मॉडल है। अब यूलोथ्रिक्स में कहानी क्या आती है कि आपका एक कोई भी सेल इनमें से क्या करेगा, ज़ूस्पोरेंजियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ज़ूस्पोरेंजियम बन जाएगा। और जब वो ज़ूस्पोरेंजियम बन जाएगा
अगर मैं बात करता हूँ लेट्स से ये वाला सेल हमारे पास ज़ूस्पोरेंजियम बन गया, फिर कहानी बिल्कुल सेम इसी की तरह चलेगी कि उसके अंदर सेल बड़े हो गए, फूल गए, ठीक है, और उसके बाद बाहर निकल गए, रिलीज हो गया, एक से वापस से दोबारा से बन गया। ये किस में होगा? जब ज़ूस्पोरेंजियम की कहानी होगी। लेकिन जब हमारे पास ये गैमेटोस्पोरेंजियम बनेगा, यानी गैमीट्स जब हमारे पास आएंगे, या जाइगोस्पोरेंजियम बोल देते हैं, जाइगोस्पोरेंजियम में हमारे पास कहानी ये वाली हो जाएगी फिर से, क्योंकि वो अब हमारे पास किससे जाएगा? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से, और कोई अंतर नहीं है यहाँ पे, कोई भी सेल इसका या तो ज़ूस्पोरेंजियम बन जाएगा या फिर जाइगोस्पोरेंजियम बन जाएगा। जब ज़ूस्पोरेंजियम बनेगा तो ज़ूस्पोर्स की मदद से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता हुआ अपनी प्रोजेनी को राइज देगा, और अगर हमारे पास इसमें जाइगोस्पोरेंजियम बना तो हमारे पास किससे जाएगा? फिर यही सेम साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखाएगा और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाएगा। यहाँ पर आप लोगों से इसका पूछा जाता है कि इसका जो शेप होता है क्लोरोप्लास्ट का वो कैसा होता है, तो बेटा इसका जो शेप है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से सी शेप पाया जाता है, ठीक है। ये भी आप लोगों से पूछा गया है कि यूरोथ्रिक्स का हमारे पास किस तरीके से होता है। नेक्स्ट आपके पास जो पूछा जाएगा वो ये है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? फिलामेंटस होता है, आपको दिख रहा है फिलामेंटस है बट अनब्रांच्ड, तो यूरोथ्रिक्स इज फिलामेंटस मल्टीसेलुलर एंड अनब्रांच्ड, तो ये आप लोगों से पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो आता है स्पायरोगायरा का। स्पायरोगायरा की कहानी भी हमारे पास कुछ ऐसी ही है, और देखो इसकी भी मेजर लाइफ कैसी होगी? हैप्लॉन्टिक रहेगी। यहाँ पे गैमेट्स कैसे रहेंगे? आइसोगैमस, क्योंकि बिल्कुल सेम वाली, ठीक है। बात करते हैं स्पायरोगायरा की, तो स्पायरोगायरा में हमारे पास चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हो जाती है बेटा फिलामेडोमोनास में, कई बार क्या होती है कंडीशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल भी नहीं है, तो उस टाइम पूरा थिक या थिन स्पोर बनाने की जरूरत नहीं होती। जब आपके पास कंडीशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल नहीं है, तो उस टाइम कंडीशन ऐसी नहीं आती कि वो एप्लेनोस्पोर्स या हिप्नोस्पोर्स बना दे, जरूरत नहीं है ना उसे, क्योंकि कह रहा है ठीक है एडजस्ट कर लेंगे, वो वाली चीज़ चल जाएगी। तो ऐसे केस में आपके पास जो आपका क्लेमाइडोमोनास है वो कहता है ठीक है भाई ऐसा करता हूँ, ना तो मैं बहुत ज़्यादा अपने थिक कवरिंग रखता ना कुछ, तो ये स्लाइमी म्यूसिलेजिनस शीट सीक्रेट करता है, शीट सीक्रेट करता है, स्लाइमी सी होती है, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन के लिए और फेवरेबल दोनों के लिए काम कर जाती है। ऐसी स्टेज में जब हमारा क्लेमाइडोमोनास होता है तो हम लोग उसे कहते हैं पाल्मेला स्टेज। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है कि पाल्मेला स्टेज कौन से ऑर्गेनिज्म में देखी गई है, तो पाल्मेला स्टेज क्या होती है और कौन से ऑर्गेनिज्म में होती है, अब आप लोगों के सामने आ चुकी है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से आपके पास किसकी तरफ? स्पायरोगायरा की तरफ। तो देखो बेटा स्पायरोगायरा में वेजिटेटिव मेथड तो आप लोगों को पता है फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। एसेक्सुअल मोड हमारे पास ज़ूस्पोर, बट सेक्सुअल मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन होगा वो किस तरीके से होगा वो अभी हम लोग देखते हैं, इतना नोट कीजिए। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द न्यू स्पीशी ऑफ ग्रीन एल्गी दैट इज स्पायरोगायरा। तो बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पायरोगायरा में तीनों तरीके की रिप्रोडक्शन आ जाती हैं, वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली कमी करता है, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ज़्यादा फेवरेबल होता है। तो स्पायरोगायरा जनरली रिप्रोड्यूस मेजरली बाय सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें दो तरीके की होती है, एक होते हैं स्केलरी फॉर्म और जिसको हम लोग लैडर लाइक बोलते हैं, कौन सा? स्केलरी फॉर्म, और जिसको हम लोग लैडर लाइक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आपको समझ में आ जाएगा, लैडर लाइक। और दूसरी होती है हमारे पास लेटरल। लेटरल में हमारे पास फिर से दो पार्ट आ जाते हैं, एक आता है डायरेक्ट और एक आता है इनडायरेक्ट। एक्चुअल में यहाँ पर थोड़ा बहुत कॉन्जुगेशन का नाम भी दे सकते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर देखा गया इन केस ऑफ स्पायरोगायरा वो कैसे होता है आइए देखते हैं। स्क्लेरी फॉर्म में जो आपका कॉन्जुगेशन होता है वो डिफरेंट सेल्स में होता है, यानी कि ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, इनमें आप लोगों के पास कहानी होगी। कहानी कैसे होगी बेटा? कहानी ऐसे होगी कि यहाँ पर आपके पास इस पॉइंट से एक ट्यूब निकलेगा और इस पॉइंट से एक ट्यूब निकलेगा, कुछ केमिकल की मदद से ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। अब आगे क्या होगा कि आप लोगों के पास ये कनेक्शन ब्रिज बना देते हैं, क्या बोलते हैं इसे? कनेक्शन ब्रिज। तो ये जो कनेक्शन ब्रिज होता है इसके बनने के बाद यहाँ पर
एक अपने आप को मेल की तरह ट्रीट करता है और एक अपने आप को फीमेल की तरह ट्रीट करती है। तो कोई सा भी हो सकता है वो, ये आपके पास मेल और ये आपके पास फीमेल। अब होता क्या है जनरली, मेल देखो, ये तो बाकी तो स्पीशीज हमारे पास इस तरीके से चलती जाती है, ये पढ़ा होगा ना आपने स्पाइरो वगैरह में कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर, राइट। और फिर आप लोगों ने ऐसे ऐसे ये सब करे होंगे। ये सब क्या है इसके, ये क्लोरोप्लास्ट है, स्पाइरो वगैरह का क्लोरोप्लास्ट होता है। कैसा होता है, रिबन शेप, या इसको हम लोग बोलते हैं रिबन शेप, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को होता क्या है कि जो मेल गैमेट है वो यहाँ से धीरे धीरे, हम जैसे मेल गैमेट भी ट्रेवल करेगा, वो ट्रेवल करता हुआ यहाँ पे पहुँच जाता है, यहाँ पे पहुँच जाएगा। और ट्रेवल करने के बाद जब यहाँ पे मेल और फीमेल हो जाएंगे, वो फ्यूज हो जाएंगे, उसके बाद ये क्रॉस बेज कनेक्शन बेज हमारा हट जाएगा और फिर ये वापस जो है अपने नॉर्मल शेप में आएंगे। अब अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो एक सीडी की फॉर्मेशन टाइप में आपको दिख रही है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लेडर लाइक या स्क्लेरिफॉर्म, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास आता है लेटरल। लेटरल के केस में क्या होता है बेटा, दो अलग अलग के बीच में नहीं होता, एक ही के बीच में हो जाता है। यानी कि इस तरीके से एक ही सेल है, इसका एक कंपार्टमेंट ये, एक कंपार्टमेंट ये। डायरेक्ट केस में हमारे पास क्या होगा कि ऊपर से जो बिल्कुल बीच में से एक प्रोट्रूजन आएगा, यहाँ से मेल गैमेट आ रहा होगा, अंदर फ्यूज हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा और फिर अंदर फ्यूज करके अपना साइज बढ़ा लेंगे। तो ये हमारे पास कौन सा हुआ, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट केस में क्या होगा, ये चीज तो ऐसी ही रहेगी, साइड से यहाँ से ऐसे प्रोट्रूड करके आएगा, तो वो बाहर से आएगा क्योंकि अभी बॉडी के अंदर से है ना, बाहर से आ रहा है, और फरो से फिर अंदर घुस जाएगा और फिर यहाँ पे बिल्कुल सेम वही कहानी बनाएगा। तो वो हमारे पास किस में आएगा, लेटरल कॉन्जुगेशन में। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कॉन्जुगेशन इज अ प्रोटेक्ट स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन और लेटरल कॉन्जुगेशन। स्क्लेरिफॉर्म में लेटर लाइक की हो जाता है, ये चीज आती है। एक आपके पास जो और इम्पोर्टेंट चीज है, इसको हम लोग पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं, पॉन्ड सिल्क बोलते हैं। एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है, अगर आपको पता हो तो हमारे पास जो जितने भी आपके पास ग्रीन एल्गी हैं, इनकी जो सेल वॉल है ये हमारे पास दो कंपोनेंट की बनी होती है। इनर वाली जो आपके पास है बेटा, वो आपके पास होती है सेलुलोज, और जो आउटर वाली होती है बेटा, वो हमारे पास पेक्टिन। अब होता क्या है कि जो स्पाइरोगायरा की आउटर वाली लेयर है, ये कई बार डिसॉल्व हो जाती है। जब आपके पास कंडीशन अच्छी खासी होती है या फिर वाटर में होता है, तो उस समय जनरली ये पॉन्ड्स में ही पाया जाता है, ठीक है, पॉन्ड्स में आपको मिल जाता है आराम से। तो होता क्या है कि जो इसकी आउटर पेक्टिन की लेयर है बेटा, ये धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाती है और उसके से काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, सिल्क की तरह। तो इसलिए हमने उसका और पॉन्ड में पाया जाता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया था, पॉन्ड सिल्क। लेकिन ये जो चीज़ है ये पूरे ग्रीन एल्गी के लिए, सिर्फ इसके लिए नहीं कि उसकी इनर लेयर हमारे पास सेलुलोज की और आउटर लेयर पेक्टिन की, ये सारे ग्रीन एल्गी के लिए। और एक जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्पाइरोगायरा में, वो है प्राइमोर्डियल अट्रिकल। क्या देखने को मिलता है, प्राइमोर्डियल अट्रिकल। ये क्या होता है, कुछ भी नहीं है, जैसे ये स्पाइरोगायरा है, ठीक है, और स्पाइरोगायरा का ये एक पोर्शन मैंने उठा लिया, तो स्पाइरोगायरा के अंदर एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल मिला था, और इस वैक्यूल को जब आप क्योंकि ये सारे हमारे पास कैसे हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हैं, राइट। तो हमारे पास प्लांट सेल वैक्यूल बड़ा होता है। जब इस वैक्यूल को आप पूरे साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो वैक्यूल प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्राइमोर्डियल अट्रिकल। तो ये आपसे पूछा गया था कि प्राइमोर्डियल अट्रिकल किसमें मिलेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, स्पाइरोगायरा में। दैट्स ऑल रिगार्डिंग द ग्रीन एल्गी। और भी दो चार चीज़ें हैं, जैसे कि कॉलोनी में कौन मिलती हैं, आपसे पूछेगा कि भाई ऐसा रोलिंग एल्गा किसे कहते हैं। तो देखो एक स्पीशीज है जो आपके पास ग्रीन एल्गी की, वॉलवॉक्स। कौन सी है, वॉलवॉक्स। अब वॉलवॉक्स को हम लोग जो है रोलिंग एल्गा भी बोलते हैं, रोलिंग एल्गा, ठीक है। और ये जनरली आपको किसमें मिलेगी, कॉलोनी में मिलेगी। कॉलोनी मतलब गुच्छे बना के बैठी होती है, ये भी हमारे पास किसमें आती है, ग्रीन एल्गी में आती है, ठीक है। इसका डायग्राम आपकी एनसीईआरटी दे रखा है। जो मेजर बाहर वाली कॉलोनी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट कॉलोनी, जो कि स्ट्रैंड्स होते हैं। अब ये एक्चुअल में है कुछ नहीं, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ना, वो एक के साथ एक जुड़े हुए हैं, फुटबॉल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो ये ऐसे लगाओ कि जैसे ये छोटे छोटे जू स्पोर्स ऐसे, फिर इसके जू स्पोर्स ऐसे जुड़ जुड़ के ये एक बॉल का स्ट्रक्चर बना रहा है। और उसके बाद आपके अंदर यहाँ पे दिख रहा होगा डॉटर कॉलोनी आपको दिख रही है, फिर वही वो प्रोजेनी रिप्रोड्यूस करेगी अपने हिसाब से कि भैया सेक्सुअल कर ले, एसेक्सुअल कर ले, और उसके बाद फिर वो अपना लेवल बढ़ाती जाती है। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग ग्रीन एल्गी। और ये बाकी जो चीज़ें आएंगी विद ऑन टाइम वो हम लोग पढ़ते जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।